हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे कैश बुक। आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। कितना अच्छा होता है कि जब हम कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है और आपके जो डाउट्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो भी साथ के साथ क्लियर होते जाते हैं। तो मेरी आपको यही एडवाइस और रिक्वेस्ट भी है कि आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे और आपका कैश बुक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर और स्ट्रांग हो जाए। फर्स्ट एंट्री है बैंक ओवरड्राफ्ट ₹12,000, कैश इन हैंड ₹2,300। अब आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। महीने की शुरुआत में आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है 12,000 का और कैश इन हैंड है 2,300 रुपए का। तो कैश इन हैंड है, कैश का बैलेंस है आपके पास। इसको पहले शो करते हैं हम। डेट लिखोगे 1 जनवरी, पर्टिकुलर्स में लिखोगे, डेबिट साइड पर ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये आपके पास कैश है, बैलेंस है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट हो सकता है या नील हो सकता है। तो ये आपका डेबिट है और डेबिट साइड पर ही आप शो करोगे। ओपनिंग बैलेंस है इसलिए लिखोगे टू बैलेंस बीडी। कैश के कॉलम में लिखोगे 2,300 रुपए। अब है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक में बैलेंस ना होते हुए भी आप बैंक से पैसा ज्यादा विड्रॉ कर लेते हो, निकाल लेते हो, जो कि एक तरह से बैंक का लोन हो जाता है। और वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट साइड पर हम शो करते हैं, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। डेट लिखोगे और ओपनिंग बैलेंस है इसलिए बाय बैलेंस बीडी लिखोगे। बैंक का है इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे 12,000। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ एक पॉइंट कि बैंक का बैलेंस जो है आपका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और नील भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम बैंक से जितना पैसा है हम उतना भी निकाल सकते हैं और उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बैंक का बैलेंस आपका क्रेडिट भी हो सकता है। ये बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए ही बैंक ओवरड्राफ्ट है। और हम यहाँ पर इसको क्रेडिट साइड पर, पेमेंट साइड पर शो करेंगे। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹4,000 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200। अब आपने एक चेक रिसीव किया है राम से 4,000 का और वो आप उसमें उसको आपने डिस्काउंट भी दिया है 200 रुपए का। चेक रिसीव किया है, क्या एंट्री हो सकती है? यहाँ पर दो एजम्पशन हो सकती है। आप ये भी मान सकते हो कि चेक आपने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, और दूसरा आप ये मान सकते हो कि वो आपने डिपॉजिट नहीं किया है, वो चेक इन हैंड है। यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे? चेक इन हैंड मानेंगे, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट एंट्री है दी हुई क्वेश्चन में उसमें यही दिया हुआ है कि ये चेक आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं इसको चेक इन हैंड मान रही हूँ। तो चेक इन हैंड अकाउंट आपका डेबिट होगा 4,000 से। डिस्काउंट आप उसको दे रहे हो 200 रुपए का। इसका मतलब है कि आपको राम से कितने पैसे लेने थे? 4,200 लेने थे, जिसमें से उसने 4,000 आपको दिए हैं और 200 रुपए का आपने उसको डिस्काउंट दिया है। तो राम का अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 4,200 से। अब यहाँ पर आपका बैंक या कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश बुक में हम वही ट्रांजैक्शंस बुक करते हैं जिसमें हमारा कैश या बैंक इन्वॉल्व हो रहा होता है, डेबिट या क्रेडिट हो रहा होता है, पेमेंट जा रही होती है या पेमेंट आ रही होती है। उसी केस में हम अपनी कैश बुक में एंट्री करते हैं। यहाँ पर हमारी बैंक या कैश में से कुछ भी आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हुआ है, हम इसलिए इसकी एंट्री अपने कैश बुक में नहीं करेंगे। दूसरा है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक ₹4,000। अब जो आपने वो चेक रिसीव किया था राम से, आपने बैंक में जमा कर दिया। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 टू चेक इन एंड अकाउंट 4,000। यहाँ पर देखो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है इसलिए आप डेबिट साइड पर लिखोगे। और बैंक के साथ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? वो है चेक इन हैंड। तो इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, और बैंक में जमा हुआ है इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे 4,000 रुपए। नेक्स्ट है बैंक ₹200। इसका मतलब है आपने बैंक में 200 रुपए जमा किए हैं। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200। यहाँ पर देखो
आपका बैंक और कैश दोनों ही इस ट्रांजैक्शन में आ गए हैं, दोनों ही इस जर्नल एंट्री में आ गए हैं। ऐसी एंट्री को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्योंकि हम अपनी कैश बुक में कैश और बैंक दोनों की ही ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर रहे हैं, और इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही हमारे कैश और बैंक हो रहे हैं, दोनों की पोस्टिंग हमारी कैश बुक में हो जाएगी, इसलिए इस एंट्री को कॉन्ट्रा कहते हैं, जिसे हम लेजर फोलियो में लिखेंगे सी। इसका मतलब होता है कि ये ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हमने कंप्लीटली कैश बुक में कर दी है, फर्दर आप इसकी पोस्टिंग कहीं भी लेजर में नहीं कर रहे हो। तो पोस्टिंग देखो किस तरह से करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पर आप बैंक के लिए लिखोगे आप, और बैंक के साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है आप उसको लिखोगे टू कैश अकाउंट। बैंक के कॉलम में लिखोगे 200 रुपए, क्योंकि बैंक में पैसा जमा हुआ है। कॉन्ट्रा एंट्री है, उसको सिंबलाइज करोगे, एलएफ में लिखोगे सी। अब इसका क्रेडिट पार्ट लिखोगे आप, डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स में लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आपका? कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके लिए आप लिख रहे हो। और कैश के साथ जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो है बैंक अकाउंट, इसलिए आप बाय बैंक अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में। और कैश निकला है, कैश क्रेडिट हुआ है, इसलिए कैश के कॉलम में लिखोगे 200 रुपए। कॉन्ट्रा है, इसलिए एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर फ्रॉम गोपाल ₹500। इसका मतलब है कि आपने पोस्ट से एक मनी ऑर्डर रिसीव किया है 500 रुपए का। इसका मतलब है पोस्टमैन आया, आपको गोपाल ने पैसे भेजे पोस्टेज के थ्रू मनी ऑर्डर करके, और वो आपको 500 रुपए दे गया। 500 रुपए आपको मिल गए, इसका मतलब कैश आ रहा है। एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 500 टू गोपाल अकाउंट 500। यहाँ पर आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसीलिए आप डेबिट साइड पर लिखोगे रिसीव हो रहा है, और इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आप उसको लिखोगे पर्टिकुलर्स में टू गोपाल अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे 500 रुपए। नेक्स्ट है मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹300। अब आपने पैसा निकाला है बैंक से 300 रुपए ऑफिस के खर्चे के लिए, पैसा निकाल रहे हो, एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपए टू बैंक अकाउंट 300 रुपीज। यहाँ पर भी देखो कैश और बैंक दोनों ही अकाउंट आ रहे हैं इस एंट्री में, और एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ये अकाउंट, ये एंट्री क्या हो गई आपकी? कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आप दोनों साइड पर ही पोस्टिंग करोगे। पहले देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पे करो। जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है वो है टू बैंक अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और कैश में जब निकाल रहे हो कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए कैश के कॉलम में लिखोगे 300 रुपए। कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए एलएफ में लिखोगे सी। ये लिखना बिल्कुल मत भूलना, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अभी आपने डेबिट पार्ट किया है, इसका क्रेडिट पार्ट की पोस्टिंग करोगे। अब आप बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके लिए आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में बाय कैश अकाउंट, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 300 रुपए, क्योंकि बैंक से पैसा निकला है 300 रुपए। एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी, क्योंकि ये है कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस ₹20। अब बैंक ने कुछ अपनी सर्विसेज के लिए चार्जेस लिए हैं 20 रुपए, जिसे बैंक डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 20 रुपीज टू बैंक अकाउंट 20 रुपीज। यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे, और जो अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है इसके साथ उसे लिखोगे आप पर्टिकुलर्स में, मतलब कि बाय बैंक चार्जेस अकाउंट लिखोगे, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 20 रुपए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹1000। अब यहाँ पर जो हमने बैंक से एक्सेस पैसा निकाला हुआ है, हमारा बैलेंस तो है नहीं, तो बैंक उस पर हमारा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जो कि है 1000 रुपए, हमारा खर्चा है। एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 1000 रुपीज। ये भी बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, और या उसको क्रेडिट कर देता है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे, पेमेंट साइड पर बैंक इंटरेस्ट लिखोगे बाय बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, पर्टिकुलर्स में जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसी को ही आप पर्टिकुलर्स में लिखते हो क्रेडिट साइड में, और बैंक से पैसा निकल रहा है, इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे 1000 रुपीज। यहाँ पर आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। एंड में अब आप टोटल करोगे कैश और बैंक की कॉलम्स का।
किस तरह से देखो, पहले करते हैं कैश के कॉलम्स का टोटल। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3100, जिसमें से आपने माइनस किया क्रेडिट साइड का टोटल 200। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो है 2900। इसका मतलब है कि अब आपके पास महीने के एंड में, मंथ के एंड में 2900 का कैश का बैलेंस बच गया है, जो कि है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है, जिसे आप इक्वलाइज करने के लिए दोनों कॉलम्स को कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो आप इक्वलाइज करने के लिए कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर लिखोगे, डेट लिखो, पर्टिकुलर से लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस को हम हमेशा कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी। और ये कैश का है, इसलिए कैश के कॉलम में लिखोगे 2900। अब हमने ये कैश के कॉलम की बैलेंसिंग कर दी है, तो एंड में आप दोनों साइड पर टोटल लिखोगे 3100, 3100। अब बारी है, अब आप करोगे बैंक के कॉलम्स का टोटल। डेबिट साइड का टोटल आता है 4200, जिसमें से आप माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल, जो कि है 13320 रुपए। ज्यादा है आपका, मतलब पेमेंट साइड का टोटल आपका ज्यादा है रिसीट साइड से। तो बैलेंस आ रहा है आपका 9120 रुपए। वो है आपका क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है बैंक का? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पर क्रेडिट के कॉलम का टोटल ज्यादा है डेबिट के कॉलम से, तो आप यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे डेबिट साइड पर। और क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी। बैंक के कॉलम में लिखोगे 9120 रुपए। क्यों? क्योंकि ये बैंक का ओवरड्राफ्ट है, और आप ये क्रेडिट बैलेंस को डेबिट साइड पर ही लिखोगे। एंड में टोटल लिखोगे दोनों ही कॉलम्स में 13320 रुपए। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।